नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम दो ऐसे शब्दों की गहराई में उतर रहे हैं जिन्हें हम और आप शायद दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं, साइंस और विज्ञान। हाँ, और अक्सर हम इन्हें एक ही मानकर चलते हैं। बिल्कुल, अदल बदल कर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक ही है? और यही सवाल आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। आज की हमारी जो बातचीत है वो बलजीत सिंह मिथवा के एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर आधारित है। अच्छा। उसका शीर्षक है साइंस और विज्ञान, एक आत्मिक और शाब्दिक विमर्श। और ये लेख दिखाता है कि ये सिर्फ दो शब्द नहीं है। तो ये क्या है? ये दुनिया को देखने के और ज्ञान को समझने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। वाह! तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन शब्दों का मतलब जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इनकी खोज की दिशा क्या है, ये हमें किस तरह का ज्ञान देते हैं और क्यों, जैसा कि मिथवा कहते हैं कि इनमें पृथ्वी और आकाश जैसी भिन्नता है। जी, हम इसी भिन्नता की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। और ये समझना जरूरी भी है ना? बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं होती, वो हमारी सोच को आकार देती है। जब हम शब्दों के फर्क को समझते हैं तो हम दुनिया के फर्क को बेहतर समझ पाते हैं। मितवा का लेख एक बुनियादी सवाल उठाता है। क्या ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना है, या उसका कोई गहरा भीतरी अर्थ भी है? चलिए, तो फिर इसी सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहले इन शब्दों की जड़ों तक चलते हैं कि आए कहाँ से हैं। ठीक है। बात करते हैं साइंस यानी साइंस की। लेख के मुताबिक ये शब्द लैटिन के सिएंटिया से आया है। हाँ, सिएंटिया, जिसका सीधा सा मतलब है जानना, टू नो। बस जानना। हाँ, बस जानना। और ये जानने की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से बाहर की ओर मुड़ी हुई है। इसकी दिशा हमेशा बाहरी दुनिया की तरफ होती है। जैसे जब कोई वैज्ञानिक किसी पदार्थ के गुण मापता है, या एटम को तोड़कर उसके अंदर के कणों को देखता है, या फिर दूरबीनों से तारों की दूरी नापता है, तो वो साइंस के रास्ते पर चल रहा होता है। अच्छा, तो मतलब ये बाहरी दुनिया के फैक्ट्स को इकट्ठा करने का एक ऑर्गेनाइज तरीका है, एक तरह का कलेक्शन। बिल्कुल, एक व्यवस्थित संग्रह, जिससे हमारे दिमाग को लगता है कि हाँ, अब हमें कुछ पता चल गया है। और ये तो बहुत जरूरी है ना, इसी जानकारी से तो तकनीक बनती है, दुनिया चलती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बेहद जरूरी है। ये हमारी भौतिक दुनिया की नींव है। लेकिन यहीं पर विज्ञान का फर्क सामने आता है। अच्छा। साइंस के उलट विज्ञान की जड़ें संस्कृत की गहरी विरासत में हैं। यह शब्द दो हिस्सों से बना है, वी और ज्ञान। ठीक है, ज्ञान का मतलब तो जानना या नॉलेज हो गया, ये तो समझ आता है। लेकिन ये वी लगाने से ऐसा क्या खास हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सारा फर्क इसी वी में छिपा है। वी का अर्थ है विशेष, लेकिन ये विशेष क्वालिटी के बारे में नहीं, बल्कि दिशा के बारे में है। मितवा के लेख के अनुसार वी उस ज्ञान को अंदर की ओर मोड़ देता है। अंदर की ओर? हाँ, ये सिर्फ जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि बोध यानी रियलाइजेशन तक ले जाने वाला ज्ञान है। वाह! इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बताइए। किसी रेसिपी की किताब पढ़कर ये जान लेना कि खीर कैसे बनती है, ये ज्ञान है। ठीक है, ये जानकारी हो गई। ये जानकारी है। और विज्ञान? उस खीर को चखना, उसकी मिठास को, उसकी खुशबू को महसूस करना और ये अनुभव करना कि ये स्वाद कैसा है, ये विज्ञान है। वाह! ये सिर्फ जानने तक सीमित नहीं है, ये अनुभव करने की, आत्मसात करने की प्रक्रिया है। ज्ञान दिमागी है, विज्ञान अनुभवात्मक है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो साइंस इस पर केंद्रित है कि क्या है, व्हाट इज इट। पानी H2O है, ये एक तथ्य है। हाँ, लेकिन विज्ञान इस बात की खोज है कि क्यों है और उसके पीछे क्या है। उस पानी को जीवन देने वाला तत्व क्या है, उसकी प्यास बुझाने की शक्ति के पीछे का रहस्य क्या है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। साइंस प्राकृतिक नियमों को सूचीबद्ध करता है, लिस्ट बनाता है। जी। और विज्ञान, जैसा कि मिथवा लिखते हैं, प्राकृतिक नियमों की आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करता है। एक बाहरी दुनिया की पड़ताल है और दूसरा उस पड़ताल के सार तक पहुंचना है। ठीक है, तो शब्दों की जड़ें और उनकी दिशा अलग हैं, लेकिन इसका हमारी सोच पर क्या असर पड़ता है? मितवा इस चर्चा को एक दार्शनिक और आध्यात्मिक स्तर पर ले जाते हैं, जो इसे और भी दिलचस्प बना देता है। हाँ? वो साइंस को बाहरी जगत का उजाला कहते हैं। हाँ, ये वो रोशनी है जिससे हम बाहरी दुनिया की चीजों को देखते हैं और समझते हैं। यह हमें शरीर की पूरी बनावट, हर अंग, हर कोशिका के बारे में बता सकता है। और इसी पे लेखक एक बहुत गहरा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि साइंस हमें आंखों की बनावट की पूरी जानकारी दे सकता है, लेंस कैसे काम करता है, रेटिना पे तस्वीर कैसे बनती है, ऑप्टिक नर्व
दिमाग तक सिग्नल कैसे पहुंचाती है, ये सब। हाँ, ये सब कुछ। लेकिन यह उस देखने वाले का पता नहीं दे सकता, उस चेतना का पता नहीं दे सकता जो उन आंखों के पीछे से देख रही है। वो दृष्टा कौन है, इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। साइंस उस यंत्र के बारे में सब कुछ बता सकता है जिससे देखा जा रहा है, लेकिन उस अनुभव के बारे में चुप हो जाता है जो देखने से पैदा होता है। ये दृष्टा वाली बात वाकई सोचने पे मजबूर करती है। लेकिन एक सवाल है, क्या आज का न्यूरोसाइंस इसी देखने वाले या चेतना को साइंस के दायरे में लाने की कोशिश नहीं कर रहा? बेहतरीन सवाल है। एफएमआरआई मशीनों से हम देखते हैं कि सोचते समय दिमाग में कहाँ हलचल हो रही है। क्या ये दोनों रास्ते कभी मिलेंगे? देखिए, कोशिश तो हो रही है, लेकिन न्यूरोसाइंस अभी भी यंत्र को ही माप रहा है। वो ये बता सकता है कि जब आप लाल रंग देखते हैं तो आपके दिमाग के कौन से न्यूरॉन फायर करते हैं। ये साइंस है। ठीक है। लेकिन लाल रंग का अनुभव कैसा होता है, ये आपके सिवा कोई नहीं जान सकता। वो व्यक्तिपरक अनुभव विज्ञान का क्षेत्र है। अच्छा। तो न्यूरोसाइंस हमें शरीर का व्याकरण और बेहतर तरीके से समझा रहा है, लेकिन वो जीवन काव्य की आत्मा को अभी भी पकड़ नहीं पाया है। व्याकरण और काव्य, आप मुझे मितवा की उस खूबसूरत लाइन पर ले आए जो इस पूरे फर्क को शायद सबसे अच्छे तरीके से समझाती है। हाँ, ये इस लेख का दिल है। वे लिखते हैं, साइंस यदि शरीर का व्याकरण है तो विज्ञान उस जीवन काव्य की आत्मा है जिसे हम धर्म कहते हैं। वाह, इस लाइन को थोड़ा और खोलते हैं। शरीर का व्याकरण, इसका मतलब है नियम, संरचना, ढांचा। हाँ, जैसे हिंदी का व्याकरण हमें बताता है कि कर्ता कहाँ लगेगा, क्रिया कहाँ लगेगी। ये भाषा के नियम हैं। लेने से कोई कवि नहीं बन सकता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कविता के लिए भाव चाहिए, अनुभव चाहिए, एक आंतरिक लय चाहिए। विज्ञान वही आत्मा है, वो जीवन काव्य है। ये नियमों से परे जाकर उस ऊर्जा को महसूस करना है जो उन नियमों को चला रही है। और शायद इसका उल्टा भी उतना ही सच है। बिना व्याकरण के कविता शायद सिर्फ शब्दों का एक बेतरतीब ढेर बनकर रह जाए। हाँ, उसे समझने में मुश्किल होगी। तो इसका मतलब एक अच्छे काव्य के लिए व्याकरण और आत्मा दोनों का संगम जरूरी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस लेख का केंद्रीय विचार है। विरोध नहीं, संगम। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। सिर्फ साइंस जीवन को सूखा और मशीनी बना सकता है, और सिर्फ भीतरी अनुभव हमें दुनिया में जीने के लिए अव्यावहारिक बना सकता है। संतुलन दोनों के संगम में है। और इस संगम को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मितवा एक कलाकार का उदाहरण देते हैं। मुझे लगता है ये इस अमूर्त विचार को बहुत ठोस बना देता है। हाँ, वे कहते हैं कि जब एक चित्रकार कैनवस पर रंग बिखेरता है तो वो एक ही समय में साइंस और विज्ञान दोनों का इस्तेमाल कर रहा होता है। कैसे? रंगों का रसायन, कौन सा रंग किस पिगमेंट से बना है, उसे तेल में मिलाने पर क्या असर होगा, प्रकाश और छाया का खेल, ये सब साइंस है, ये तकनीक है, ज्ञान है। लेकिन उस चित्र में जो भाव है, जो दर्द या खुशी है, कलाकार की जो अपनी आंतरिक दृष्टि है जिसे वो कैनवस पर उतार रहा है, वो विज्ञान है। बिल्कुल। तो एक ही कृति में बाहरी ज्ञान और आंतरिक बोध का मिलन होता है। और ये सिर्फ कलाकार पर लागू नहीं होता होगा। सोचिए एक डॉक्टर के बारे में। हाँ, बताइए। एक डॉक्टर जो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट और एक्सरे देखता है, वो साइंस का इस्तेमाल कर रहा है। वो एक बेहतरीन तकनीशियन हो सकता है। सही। लेकिन वो डॉक्टर जो मरीज के चेहरे पर चिंता को पढ़ता है, उसकी आंखों में डर को समझता है और सिर्फ बीमारी का नहीं, बीमार का इलाज करता है, वो विज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है। क्या बेहतरीन उदाहरण है। वो हीलिंग की कला को समझता है जो सिर्फ दवा देने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। या एक आर्किटेक्ट को लीजिए, बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल की ताकत, जमीन की क्षमता, गुरुत्वाकर्षण के नियम, इन सब की समझ साइंस है। ये तो टेक्निकल नॉलेज है। जी, लेकिन एक ऐसा घर बनाना जो सिर्फ एक ढांचा ना हो, बल्कि उसमें रहने वालों को सुकून दे, जहां हवा और रोशनी का खेल एक सकारात्मक माहौल बनाए, ये विज्ञान है। ये स्पेस के मनोविज्ञान को समझना है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने काम में इन दोनों को एक साथ ला सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ दार्शनिकों या ऋषियों के लिए नहीं है। और यहीं से शायद बुद्धिमानी और प्रज्ञा का फर्क भी समझ आता है, जिसका जिक्र लेखक करते हैं। हाँ, ये चर्चा का अगला स्वाभाविक पड़ाव है। मितवा कहते हैं कि साइंस हमें बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस देता है। इंटेलिजेंस मतलब जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की तार्किक शक्ति।
और विज्ञान हमें प्रज्ञा देता है। सही, प्रज्ञा उस जानकारी को जीवन के बड़े संदर्भ में देखने की क्षमता है। ये सिर्फ सही गलत का फैसला नहीं, बल्कि सार्थक और निरर्थक के बीच फर्क करने की समझ है। कोई उदाहरण? बुद्धिमानी आपको बता सकती है कि एटम बॉम्ब कैसे बनाना है। ये एक तकनीकी समस्या को सुलझाना है। लेकिन प्रज्ञा आपसे ये सवाल पूछेगी कि क्या हमें इसे बनाना चाहिए? वाह! और इसी फर्क से लेखक अपने अंतिम और शायद सबसे प्रभावशाली विचार पर पहुंचते हैं। वो ज्ञानी और ऋषि के बीच एक अंतर बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल साइंस तक सीमित रहता है, जो सिर्फ बाहरी ज्ञान इकट्ठा करता है, वो ज्ञानी बनता है, अ नॉलेजेबल पर्सन। लेकिन जो व्यक्ति विज्ञान को यानी उस भीतरी बोध को आत्मसात करता है, अनुभव करता है, वो ऋषि बनता है, अ सेज। ज्ञानी और ऋषि, ये फर्क तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। एक के पास जानकारी का भंडार है, दूसरे के पास जीवन की गहरी समझ है। एक तरह से एक लाइब्रेरियन है और दूसरा एक कवि। बिल्कुल सही कहा। ज्ञानी आपको बता सकता है कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। सारे फैक्ट्स। लेकिन ऋषि शायद उस पानी की एक बूंद में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर देख सकता है। कैसे वो भाप बनकर बादल बनता है, फिर बरसकर नदी में मिलता है और फिर सागर में समा जाता है। वो प्यासे को पानी पिलाने की करुणा के मूल्य को समझता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आज की इस जटिल दुनिया को चलाने के लिए क्या हमें ज्ञानियों की जरूरत नहीं है? जरूरी सवाल है। हमें वो लोग चाहिए जो H2O का क्वथनांक जानते हों ताकि हम पावर प्लांट बना सकें, जो शरीर की केमिस्ट्री जानते हों ताकि वो दवाइयां बना सकें। क्या ऋषि होना आज की दुनिया में थोड़ा अव्यावहारिक नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और मुझे नहीं लगता कि लेखक का मतलब ये है कि ज्ञानी होना बुरा है या गैर जरूरी है। अच्छा? ज्ञानी होना तो पहला और अनिवार्य कदम है। ज्ञान के बिना प्रज्ञा हवा में खड़ी होगी। समस्या तब होती है जब हम ज्ञान को ही मंजिल मानकर वहीं रुक जाते हैं। मतलब आगे नहीं बढ़ते? हाँ, दुनिया को सिर्फ ऋषियों की नहीं और सिर्फ ज्ञानियों की नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो ज्ञानी होने के साथ साथ ऋषि बनने की यात्रा पर हों। मतलब जिनका साइंस और विज्ञान संतुलित हो? हाँ, जब आइंस्टाइन अपनी जटिल समीकरणों के साथ साथ ब्रह्मांड के रहस्य और सुंदरता पर हैरान होते थे और कहते थे कि सबसे खूबसूरत अनुभव जो हम कर सकते हैं वह रहस्यमयी है, तो वो एक ज्ञानी थे जो एक ऋषि की तरह सोच रहे थे। बिल्कुल। तो चलिए इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। बलजीत सिंह मिथवा का लेख हमें याद दिलाता है कि साइंस और विज्ञान, जिन्हें हम अक्सर एक मान लेते हैं, वास्तव में ज्ञान के दो अलग अलग आयाम हैं। हाँ, साइंस बाहरी दुनिया का ज्ञान है जो तथ्यों पर, जानने पर आधारित है, और विज्ञान भीतरी जगत का बोध है जो अनुभव पर, होने पर आधारित है। साइंस क्या का जवाब देता है, विज्ञान क्यों और सार क्या है इसकी खोज करता है। और सबसे जरूरी बात, ये विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। एक सार्थक जीवन या एक सार्थक काम के लिए हमें इन दोनों के संगम की जरूरत है। जैसे एक महान कलाकृति के लिए तकनीक और प्रेरणा दोनों चाहिए। बिल्कुल, ज्ञानी होना नींव है, लेकिन ऋषि बनना उस पर एक खूबसूरत इमारत खड़ी करना है। बहुत सुंदर। और ये हमें आज की दुनिया के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। और वो क्या है? लेख ज्ञानी और ऋषि के बीच जो गहरा अंतर बताता है, वो हम सबके लिए सोचने वाली बात है। आज की सूचना केंद्रित दुनिया में, गूगल, डेटा और फैक्ट्स के इस युग में हमारी पूरी शिक्षा और प्रोफेशनल लाइफ साइंस यानी जानकारी इकट्ठा करने पर टिकी है। सही बात है। हम सब ज्ञानी बनने की एक अंतहीन दौड़ में हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में क्या हम विज्ञान यानी आंतरिक बोध और प्रज्ञा को विकसित करना भूल रहे हैं? तो आज का अंतिम विचार ये है, हम जानकारी के इस महासागर में ज्ञानी तो बन रहे हैं, पर उस ज्ञान को प्रज्ञा में कैसे बदलें? अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे हम डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, कलाकार हों या कुछ और, हम अपने साइंस में विज्ञान का संगम कैसे करें ताकि हम सिर्फ सफल ना हो बल्कि सार्थक भी।